नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल 15 अगस्त था। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हमने आज़ादी के या स्वतंत्रता दिवस की बधाई नहीं दी, हमने जानबूझ के नहीं दी। अब जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि भारतीय अवाम ताकत दल जो कि सबको बता रहा है कि ये 15 अगस्त जो नेहरू के लिए आज़ादी या बहुत कुछ है, देश के लिए आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता। हमारे भारत के लिए आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता। कुछ उसके कड़वे सत्य जरा आप जानिए। इसी 15 अगस्त के वैसे भी सरकारी अभिलेख में ये आज़ादी का दिवस लिखा भी नहीं है। जो नेशनल आर्काइव्स में जो दस्तावेज मौजूद हैं उनमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आज़ादी का दिवस है। उसमें लिखा है सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो उसमें भी दर्ज नहीं कि आज़ादी का दिवस है। तो इसके कुछ तथ्य जो कि बहुत कड़वे हैं वो हम सभी भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये देश के विभाजन के बाद ये 15 अगस्त की बात आती है। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान गई। इतना नरसंहार आप विश्व के इतिहास में कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी नहीं हुआ है। और आज़ादी के नाम पर हमारे 25 से 30 लाख लोगों की जान जाना कितना दर्दनाक है और कितना माने दिल को बैठा देने वाला है। और 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े और पाकिस्तान नाम का जो भारत का एक टुकड़ा काट करके पाकिस्तान नाम जिसको दिया गया, वह पाकिस्तान भारत के साथ पड़ोसी के रूप में रहने के लिए नहीं वो टुकड़ा निकाला गया था। वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा ये पाकिस्तान उसके हाथ का खिलौना बनता रहे और वो पाकिस्तान उन भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा ये पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता रहे। इसका भी इतिहास आप लोगों ने देखा होगा। सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई में किस तरह से अमेरिका यानी भारत के खिलाफ तमाम हथियार, पैसा, रुपया सब उसको दिया था पाकिस्तान को और बराबर उसको देता रहा। आतंकवाद में भी जो है कभी भी साथ नहीं दिया अमेरिका ने भारत का। तो ये पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता रहे उन भारत विरोधी
साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा। तो बताइए, और इसके बाद इतनी बड़ी भारत की तबाही, जिसमें कि 25 से 30 लाख लोग हलाक हो गए हों, अपनी जानें गंवा दी हैं, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े हों अपने भारतीय भाई बहनों के, उस तबाही के मंजर पर वो सत्ता का लोलुप और हमारे देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू जो है, अपनी सत्ता मतलब प्रधानमंत्री पद जो है हथियाने की हवस या कब्जाने की हवस पूरा करता है इस तबाही के मंजर पर। आप सभी लोग बताएं, क्या कभी हमारे देश का आज़ादी का दिवस यह हो सकता है? और इसीलिए लोगों को जानना चाहिए, और कुछ लोग जानते भी होंगे, कि वो 14-15 की मध्य रात को जब वो घोषणा करता है ये गद्दार नेहरू, तो कहता है, वो अंग्रेजी में है, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इसका हिंदी में मतलब होगा कि सौभाग्य के साथ साक्षात्कार, सामना या मिलन। बात सही है। जिसने सत्ता हथियाने के लिए देश को बांट दिया हो, इतने लोगों को मरवा दिया हो, इतने लोगों के घर उजड़वा दिए हो, ऐसा पाकिस्तान बनवाया जो कि भारत के खिलाफ हमेशा एक साजिश के रूप में भारत विदेशी ताकतों के द्वारा वो इस्तेमाल होता रहा है, हमेशा भारत का खून बहाता रहा है। तो वो तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी जो है उस गद्दार नेहरू के लिए है, जिसकी सत्ता हथियाने की यानी प्रधानमंत्री पद पाने की हवस पूरी हुई, तो उसके लिए वो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी है, यानी मतलब कि उसके सौभाग्य का उदय है। लेकिन इस देश के लिए तो जिसके 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहन जान गंवाए और 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों का घर उजड़े, इस सर्वाधिक ऐतिहासिक ट्रेजेडी का ये दिवस है, सर्वाधिक ऐतिहासिक काला दिवस है, सबसे बड़ा दुखद दिवस है। तो आज़ादी का दिवस तो किसी भी मायने में हो नहीं सकता। और ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी उस गद्दार नेहरू का हो सकता है। और जहाँ तक कि आज़ादी के दिवस का सवाल है, हम बता दें, और काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहन जाते भी होंगे, आज आज़ादी का दिवस वो है जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में आज़ाद भारत की नींव 21 अक्टूबर 1943 को रखी। वो हमारा आज़ादी का दिवस है, और उसको उस समय के 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। तो इसलिए अपने आज़ादी का दिवस जो है 21 अक्टूबर 1943 है, न कि 15 अगस्त 1947 है। इस संबंध में एक तथ्य और बता दें, ये जो मोदी महोदय हैं, जो हर वक्त दोगलापंथी करते हैं अब अपने इस भोले भाले देश के साथ, एक बार घोषणा भी कर चुके थे कि हमारा आज़ादी का दिवस जो है वो 21 अक्टूबर होना चाहिए। 21 अक्टूबर का समारोह भी हुआ, लेकिन उसमें जाने की इनका नैतिक साहस नहीं हुआ इन मोदी महोदय का। हालांकि हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इज्जत है उनके लिए, लेकिन मोदी के रूप में बहुत ही वो घृणा है, बहुत घृणा है। तो वो 21 अक्टूबर जब आया तो ये मोदी महोदय बहाना कर गए। बहाना क्या किए, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ये एक बीजेपी का चमचा बन करके, हालांकि वो चमचा है भी नहीं,
वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के बोला था, और ये मैंने इसी YouTube पर मैंने देखा था। वो ये कह रहा था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कि मोदी महोदय ये कह रहे थे कि हम ऐसे समारोह में नहीं जा सकते। क्यों? कि हम जाएंगे तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे। ये मोदी जी बताएं कि जिनके पीछे 3 से 3 खुद बीजेपी के MP हों, NDA के 3 से 40 MP हों, वो उनका बाल जो है महज 50-55 MP वाला बाल नोच लेगा। इस बात को कौन भारतीय भाई बहन मान सकता है? तो इस तरह का कुतर्क दे करके वो असली मंशा जाहिर करते हैं कि उन्होंने घोषणा तो कर दिया, लेकिन उस समारोह में गए नहीं। इसी प्रकार 2-4 आपको और उदाहरण आपके सामने आएगा कि बीजेपी हमारे इस देश के साथ कितनी बड़ी दोगलापंथी। अब दोगलापंथी ये शब्द हमारे कहने में या किसी को सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता होगा, मानता हूँ। इसके लिए और भी कुछ माइल्ड शब्द हैं, जैसे डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मानचित, दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड, ये शब्द है माइल्ड या थोड़ा और भी नर्म किसी के शब्द। लेकिन जो करतूत है बीजेपी वालों का और श्री मोदी जी का, वह जो ये दोगलापंथी वाले शब्द का जो अर्थ है, जो भावार्थ है, उससे भी घटिया है। इसीलिए ये शब्द मेरे कहने या किसी के सुनने में अच्छा भले न लगता हो, लेकिन अब इसी शब्द के प्रयोग करने की मजबूरी है। तो और भी तो जैसा कि बोला गया था कि कल कि भारत विभाजन और सत्ता की छीना झपटी पर कल के एपिसोड में बताया गया था कि इसको और स्पष्टता के साथ आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो बताया गया था कि जिन्ना साहब का जो मेडिकल सेक्रेटरी था, वो कांग्रेसियों को पत्र लिखा था कि जिन्ना साहब को बोन टीबी, उनकी हड्डी में तपेदिक है। उस पत्र का, उस चिट्ठी का इशारा यह था कि ये कुछ ही वक्त के मेहमान हैं, और वक्त, महीना, वो दिन या महीना या साल हो सकता है। संजोग से वो पत्र जो है जनता में सार्वजनिक हो गया था, लोगों को मालूम पड़ गया था, और इसका तो हमारा खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मैंने अपने ही से एक अनुभव हमने प्राप्त किया जब हम इंटरमीडिएट में 70 के दशक की बात कर रहे हैं। 70 के दशक या माने 70 के आसपास, मैंने मान लीजिए 69 हो 70 हो, इसी के आसपास वो इंटरमीडिएट में मैं पढ़ रहा था। मेरी उम्र 18-19 के आसपास रही होगी। तो हमने यही सवाल किया कि ये हमने, अच्छा, और किनसे सवाल किया? जिनकी उम्र हमारे बराबर जो है, मान लीजिए मेरी उम्र तो मैंने 67-68 है, लेकिन वो 70-72 जिनकी उम्र थी उस समय। तो हमने कहा कि आप लोगों ने तो वो वक्त देखा होगा, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात बचती नहीं है कि आज़ादी का दिवस और 25 से 30 लाख लोग मर गए, इतने 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े, ये कैसे कोई मान लेगा? और देश भी बटा। तो हमने कहा कि जरा बताइए ना कि तमाशा क्या था। तो उन्होंने यानी लबे लुबा में उन बुजुर्गों ने थोड़ी बताया कि देश की जनता तो चाह रही थी कि जिन्ना साहब ही देश के प्रधानमंत्री बने। वो इसलिए कि इनके बनने में कोई इस देश का नुकसान नहीं था, फायदा ही था। फायदा यह था कि कम से कम देश बंटने के खतरे से बच सकता था।
ये उस समय की आवाम में एक आम धारणा थी। ये मैंने पूछा था लोगों से, और जहाँ तक मैं समझता हूँ यही आम धारणा लगभग पूरी आवाम में रही होगी, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो अब कल्पना करिए, पूरी आवाम में कोई नहीं चाहता था कि ये नेहरू प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस में भी कोई नहीं चाहता था। कांग्रेस वाले चाहते थे सरदार पटेल को, तो कांग्रेस में भी कोई नहीं चाहता था कि ये नेहरू प्रधानमंत्री बने। इसको प्रधानमंत्री सिर्फ दो ही लोग चाहते थे, एक तो वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि इसको प्रधानमंत्री पद पर इसको बिठाने की साजिश कर रहा था, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरा उसका साथ दे रहा था उस समय का वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। यही दो लोग थे, बाकी ना हमारी आवाम उस समय की, न तो कांग्रेस। तो कल्पना करिए कि कितनी बड़ी साजिश सबकी होंगे, जिसको कोई चाहता ही नहीं है अपने देश में, उसको ये सत्ता में बिठाए। और उतना दुष्परिणाम तो देश ने ही देख लिया। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि अरुणा आसिफ अली ने जब ये एकता की बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि इस एकता का सदुपयोग करते हुए एक हम लोग आंदोलन चलाएं, हमारा देश न बटे। चिट्ठी भी लिखी, दो बार चिट्ठी लिखी, लेकिन ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके इस प्रस्ताव को, उनके इस कोशिश को नाकाम कर दिया। और दूसरी ओर ये झूठ बोलता रहा, कहता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। देश के लोगों ने इसके ऊपर भरोसा किया कि भाई ये बुढ़ा कुछ भी करेगा, आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा, धरने पर बैठ जाएगा, आमरण अनशन करेगा, मर जाएगा, लेकिन जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान ये बनने नहीं देगा। ये भरोसा किया देश के लोगों ने। लेकिन देश को क्या पता था कि ये इतना बड़ा विश्वासघाती, अब उसके विश्वासघात की और कहानी आप जरा सुनिए। तो स्थिति अभी आ गई थी कि ये मोहनदास करमचंद गांधी तो कांग्रेस में नेहरू के लिए पूरा रास्ता साफ करवा दिया, सबसे इस्तीफा लेकर के प्रस्तावित कर दिया। इतनी बड़ी खुराफात और साजिश को देखते हुए जिन्ना साहब ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। उनका कहना था कि इस निकम्मा नेहरू की अपेक्षा थे, उसके बनस्पति तो हम ज़्यादा काबिल हैं और उम्र दराज भी हैं, मेरा तजुर्बा भी है, वकालत में भी हम जो उससे ज़्यादा काबिल हैं हर तरह से। तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा उन्होंने ठोक दिया। तो अब आकर के बात फंस गई कि भाई कैसे बात इसको सुलझाया जाए। तो ये तीनों आपस में मंत्रणा किए। गद्दार ये जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और माउंटबेटन बोले कि रास्ता बस एक ही है कि इस देश का एक टुकड़ा काट करके वो जिन्ना के मुंह में डाला जाए और उसका मुंह पहले बंद किया जाए, तभी ये नेहरू प्रधानमंत्री बन सकता है। अब देश बांटने की बात आई, तो देश बांटना तो वो अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन भी चाहता था, लेकिन वो अपना कंधा साफ करना चाहता था। वो इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेना चाह रहा था। तो उसने कहा कि भाई देखिए, ये तभी संभव होगा कि देश विभाजन का जो प्रस्ताव है औपचारिक रूप से वो कांग्रेस अपने
कार्य समिति में पारित करके लाए, तब ये देश बढ़ सकता है और ये प्रधानमंत्री बन सकता है ये नेहरू। जब ये समाचार जनता में फैला कि वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने शर्त रख दी कि देश तभी बढ़ सकता है जबकि कांग्रेस खुद औपचारिक रूप से देश बांटने का प्रस्ताव पास करे। कुछ लोग जानते थे कि ये कांग्रेस जो है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं है, सिवाय अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली की है, लेकिन कम से कम इस सीमा तक नहीं जाएगी और इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करेगी ये कांग्रेस जो है कि देश बांटने का प्रस्ताव पास करेगी अपने कार्य समिति में। और शायद, मुझको तो पूरा विश्वास है और मैं ये पूछता रहता हूँ, हमारे देश में कितने लोगों को, और आप लोग भी बताइए, ये मालूम है कि देश बांटने का प्रस्ताव खुद कांग्रेस ने अपने कार्य समिति से जो है वो पास कराया। मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, वैसे तो मैं हर एक चीज़ जो है, चूँकि आप लोगों का बहुत विश्वास है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों का विश्वास हम पर है, इसलिए हम पूरी सावधानी करते हैं कि कोई असत्य बात आप लोगों के सामने न रखें, लेकिन इस झूठ के जाल को भी काटने की मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके भरोसे को कायम रखने के लिए। तो जो मैंने ये बताया है कि कांग्रेस ने खुद देश विभाजन का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पास किया हुआ है। अब लोगों को मालूम नहीं, लोगों में तो कितना झूठ, अंग्रेजी में कहा जाएगा सो मेनी लाइज एंड रूमर्स, फ्लॉटसम एंड जटसम, इन सबों में फैला हुआ है। ये वास्तव में जब इन सबों का इतिहास लिखा जाएगा, आप समझ जाइए, इससे बढ़ करके हमारे भारत का अब तक के पूरे इतिहास में इससे बढ़ के कोई दुश्मन हो नहीं सकता वो जीएनपीसी से बढ़ करके, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काका से बढ़ करके हर वक्त झूठ और पाप, देश और देश के खिलाफ गद्दारी। तो अब इस पर आ जाइए कि तो देश ने ये सोचा कि भाई हाँ, ये बात जरूर है कि इसने माने कोई आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं। आज़ादी की लड़ाई तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, हमारे भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाक उल्लाह ने, खुदीराम बोस ने, इन्होंने लड़ी और इन्होंने अपनी जान दे दिया इसके लिए। ये देश को भी मालूम था और ये सब जो है दलाली करते रहे, मुखबिरी करते रहे वो अंग्रेजी सरकार की। लेकिन देश ये कहा कि इस सीमा तक तो कांग्रेस जा ही नहीं सकती कि वो देश बांटने का प्रस्ताव पास करे। इतना बड़ा कलंक वो कैसे ले सकती है? इतनी बड़ी गद्दारी देश के साथ कैसे ले सकती है? गद्दारी का कलंक। लेकिन देश का ये भी भ्रम टूट गया और वैसे कांग्रेस तैयार भी नहीं थी, ये भी बात सत्य है। लेकिन ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी आमादा था देश बांटने के लिए, देखिए इसकी दोगलापंथी, मोहनदास करमचंद गांधी की दोगलापंथी जरा बड़े गौर से आप देखिए। एक और देश को कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, दूसरी ओर इस देश को बांटने पर किस तरह से आमादा था उसका नमूना देखिए। तो जब वो कांग्रेस जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव पास करने के लिए तैयार नहीं थी, तो कांग्रेसियों से ये कहा कि ये जो नेहरू है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कहा है यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो अब ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट आया हुआ। कांग्रेस को बचाना जरूरी है और कांग्रेस को बचाना इस कदर जरूरी है कि यदि कांग्रेस को बचाने के लिए यदि देश भी बांटना पड़े तो देश बांट करके भी कांग्रेस को बचाइए।
इतने खतरनाक मंसूबे के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस समय के कांग्रेसियों को सहमत कर ले गया और कांग्रेस ने औपचारिक रूप से देश बांटने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब बताइए, तो इससे दो तथ्य बिल्कुल सामने आते हैं। हमारे देश में कितने लोगों को मालूम है कि देश बांटने का प्रस्ताव खुद कांग्रेस ने पास किया हुआ है? कितने लोगों को मालूम? और यह तथ्य जो है क्यों छिपाया गया? इस तथ्य का नाम कभी भी समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं लेते हैं? ये मुलायम जो है क्यों नहीं लेता है? मायावती क्यों नहीं लेती हैं? कभी नाम लेते हैं सब? ये सब देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। मुलायम हो चाहे अखिलेश हो, बस जातिवादी तो राजनीति करके समाज को तो तोड़ते ही हैं, लेकिन कितना खतरनाक जीएनपीसी है, उसके गद्दारी के वो तथ्य जो कि हमारे मुल्क के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसको भी नहीं कहते हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग। आरजेडी वो जो लल्लू है, लल्लू, और ये बराबर उसी से सड़ते भी रहते हैं, वो चिपकते भी रहते हैं। इसीलिए तो बीच में भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है, बराबर कहता है, इनको नष्ट में ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये तो और भी बातें बताई जाएंगी। अरे इसका समाधान है, इनको नष्ट में नाबूद करना है। एक रास्ता है ना, एक हथियार आपके पास है ना, मताधिकार का, राइट टू वोट का। इनको नष्ट में नाबूद करिए, वरना हम भी इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे और पूरा देश भोगता रहेगा, आप भी भोगते रहेंगे और मैं भी भोगता रहूँगा। ये स्थिति जो है वो बदलनी चाहिए। इसीलिए तो भगत सिंह ने कहा कि ये काले अंग्रेज है, बहुत खतरनाक हैं, इनको जब तक आप नष्ट में नाबूद नहीं करेंगे देश को चैन नहीं आएगा। सबको नष्ट में नाबूद करना है, जीएनपीसी को भी, वाम दलों को भी, बीजेपी को भी, सपाइयों को, बसपाइयों को, टीएमसी को, आरजेडी को, ये सब देश के बड़े खतरनाक ये काले अंग्रेज हैं। तो आ जाइए, तो यह बात छिपाई गई कि कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो आप लोग खुद बताइए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, कि देश बांटने का इल्जाम वह दूसरे के मत्थे पर कैसे दे सकती है? लेकिन दे रही है, जिन्ना 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 जिन्ना। देखिए ना, खुद देश को बांट रहे हैं सत्ता हथियाने के लिए और दूसरे के मत्थे पर इल्जाम। इतना ही नहीं, इस देश को बांटने का ये भी जान लीजिए, पाकिस्तान बनने के पक्ष में हमारे कुछ, यानी हमारे मुल्क के कुछ सिरफिरे किस्म के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो वोट दिए थे। कितना? 10%। 90% हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो इस पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, विभाजन के खिलाफ थे। जो ये कहते हैं ना कि ये 2 नेशन थियरी, हिंदू मुसलमान साथ यानी रह नहीं सकते, क्या क्या इन्होंने बनाया। ये सब मैंने झूठ और कुतर्क गढ़ने में बड़े माहिर हैं सब। लेकिन इतना विश्वास रखिए, मैं इनके कुतर्क को, झूठ को अकेला ही काटने के लिए मैं काफ़ी हूँ, बशर्ते कभी सामना तो हो जाए। वो तो भारतीय जनता दल का नाम लेने तक वो घबराते हैं। उनकी गद्दारी की कहानियाँ जो है वो यूट्यूब पर जा रही हैं, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन आज तक ये बीजेपी वाले, जीएनपीसी वाले, सपा वाले, बसपा वाले, आरजेडी वाले भारतीय जनता दल का नाम तक नहीं लेते हैं। ये भी तो देखिए, कोई तो राज होगा ना, कोई तो राज होगा। तो इनके कुतर्कों को, इनके झूठ और अफवाह के पूरा मकड़जाल को हम अकेला कर सकते हैं,
वो आप लोगों के आशीर्वाद से, ऐसी बात नहीं कि हमें कोई ताकत नहीं है, जो भी ताकत वो आपकी है, और कभी सामना होगा तो वो कर जाएगा। लेकिन ये सब, ये जितने भी हैं, जीएनपीसी, वाम दल, ये सपा, बसपा, आरजेडी, ये सब हमेशा झूठ कुतर्क, देखिए ना वो टीवी चैनलों पर जो बोला करते हैं, कितनी उबकाई जाती है, नौसिया। तो खैर, अब वो दृश्य तो आप लोग देखते ही होंगे। तो कांग्रेस खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास करती है और इल्जाम बढ़ती है जिन्ना साहब के, और ये पूरा हुआ। और इस कदर आज भी ये जी न्यूज़ वाला, जब भी कोई आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से, तो उसको ये बेहुदा जो है, बेहुदा मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए बहुत गुस्सा है, उन आतंकवादियों को बोलता है जिन्ना की सेना। नेहरू की गद्दारियों को छिपाने वाला सबसे देश का गद्दार है जी न्यूज़ वाला, सबसे बड़ा गद्दार। ये अपने को दिखाता है कि हम देशभक्त हैं। नेहरू के पापों को छिपाने वाला देश का सबसे बड़ा गद्दार है जी न्यूज़। वो आतंकवादियों को कहता है कि ये जिन्ना की सेना, ताकि जिन्ना जितना ही बदनाम होंगे उतना ही ये, मैंने जीएनपीसी के, नेहरू के, मोहनदास करमचंद गांधी के, जो सारे गद्दारों के पापों को ढकने में सहूलियत होगी, जितना ही वो जिन्ना साहब बदनाम होंगे। अरे अब आप लोगों को देखा होगा कि आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, वो जिन्ना साहब की मजार पर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कहा कि भाई हमको तो जिन्ना साहब धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर लगते हैं। इतना ही कहना पूरा एक बवंडर आ गया, जिसको अंग्रेजी कहते हैं ट्रेमर, यानी पूरा भूचाल। ये भूचाल सिर्फ धोई में आया था, ये भी जान लीजिए। अब ये विषय उधर भटक नहीं जाए, बस इसको बता कर के हम इसको समाप्त करते हैं। ये वो भूचाल जब आडवाणी जी ने कहा था कि हमको तो जिन्ना साहब सेकुलर लगते हैं, उनकी मजार पर जाकर के पाकिस्तान में, ये भूचाल सिर्फ दो ही में आया था, एक जीएनपीसी में, दूसरा आरएसएस में। बीजेपी वाले तो तमाशा देख रहे थे, लेकिन आरएसएस वालों ने जीएनपीसी के कहने पर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया। तो ये तो मैंने बताया था कि इस आरएसएस और जीएनपीसी का एक बहुत ही राष्ट्रघाती, राष्ट्रद्रोही एक गठजोड़ है, देश को धोखा देने वाला। धोखा इस मालूम में कि जनता समझती होगी कि ये दोनों दुर्विरोधी हैं। हमारे तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन आरएसएस, उनको नहीं मालूम है कि आरएसएस तो इसी जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है। उन सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बताया जाना चाहिए कि जो आप आरएसएस पर निशाना साधते हैं, वो आरएसएस जो है जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है। वो यह हालत। और यही नहीं, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये एक गुट्टी पिलाई गई है कि देश की सारी समस्याओं के लिए या तो जिन्ना जिम्मेदार हैं या तो इस देश के मुसलमान जिम्मेदार हैं। अरे बहुत, यानी इतनी गलत बातें, इतनी अफवाह वाली बातें इस समय फैलाई हुई हैं। और इसीलिए तो वो नए किस्म के समाज को तोड़ने वाले अब तक तो तोड़ने वाले ये निकले थे। मुलायम की पार्टी समाजवादी, नाम समाजवादी और काम इनका जातिवाद का। नाम जो है वो बहुजन समाज पार्टी, और जिसके नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं हमारे बाबा साहब कह रहे हैं कि जातिवादी समाज। तो ये घोर जातिवादी, वही घोर जातिवादी जो है वो आरजेडी, जनता दल, मतलब घोर जातिवादी, वही हाल जो है टीएमसी का। तो जो ये इस पर पिछले किसी एपिसोड के माध्यम से बताया गया था और आगे भी बताएंगे कि इस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांगा चौकड़ी काकस का और आरएसएस का एक आंतरिक गठजोड़ है।
गठजोड़ विचित्र इस मामले में है कि जनता के सामने दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं और आंतरिक रूप से एक दूसरे के हित को साधते हैं। और आरएसएस तो इस कदर वो हित साधता है कि वह इन एनपीसी वालों का बिल्ली का पंजा, एक बिल्ली का पंजा, ये कैट स्पा एक मुहावरा है, उसका मतलब ये होता है कि वो शख्सियत जो कि उसके लिए जिसका वो बिल्ली का पंजा है वो काम करे जो कि और किसी के भूते करना हो। तो इसलिए जो भ्रम फैलाना, बताइए, भ्रम दहशत फैलाया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। डर गए बेचारे, डर करके इतनी बड़ी अभिशाप, इतनी बड़ी देश की दुश्मन, इतनी बड़ी देश का खतरनाक गद्दार, उसी का वोट बैंक बना दिया आरएसएस ने। वो कौन झूठ, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो इसीलिए ये आरएसएस जो है वो जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का बिल्ली का पंजा है। तो खैर, अब विषय भटके ने तो कांग्रेस ने खुद विभाजन का वो प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव का ये भी आप लोग जान लीजिए, विरोध सिर्फ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सिर्फ एक आदमी ने। और उसमें जितने भी राष्ट्रवादी, यहाँ तक कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी जो राष्ट्रवादी और कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी थे, इस कांग्रेस को बहुत लताड़े। और उनमें सबसे आगे थे सैफुद्दीन किचलू साहब। शायद सैफुद्दीन किचलू का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि जलियांवाला बाग, तो अब आप लोग जानते होंगे जलियांवाला बाग की घटना कैसे हुई थी कि हमारे दो राष्ट्रवादी नेता सतपाल और यही सैफुद्दीन किचलू साहब वो जेल में बंद थे। उन्हीं को छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन हमारे तमाम भारतीय भाई बहन उसी जलियांवाला बाग के जगह इकट्ठा हुए और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को चारों ओर से घेराबंदी करके सारे दरवाजे को बंद करा करके उसने गोली चलवाई थी। तो सैफुद्दीन किचलू साहब वही राष्ट्रवादी नेता हैं जो सतपाल साहब के साथ वो जेल में बंद थे, जिनको छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन हमारे लोग इकट्ठा हुए और जलियांवाला बाग वो ट्रेजिडी वो घटना हुई थी। तो हमारे सैफुद्दीन किचलू साहब वे इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं। तो उन सैफुद्दीन किचलू साहब ने इस कांग्रेस की जो देश बांटने के प्रस्ताव को जब इसने पास किया, बहुत लताड़े थे। तो यह देश जान ले। अब एक और गांधी की गद्दारी जरा देखिए। देश के सामने क्या कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। अब चूंकि राजनीति में वो उसमें वही सबसे आगे था, तो लोगों ने भरोसा किया। ये बुढ़ा जो है, इसके पहले भी वो आमरण अनशन पर बढ़ जाता था, अब अपनी जान की भी अपनी जान को दाव पर लगा देता था। तो अपनी बात को मनवाने के लिए ये मरने तक को तैयार होता। तो लोगों ने ये भरोसा किया, भाई ये कुछ भी करेगा, आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा, धरने पर बैठेगा, आमरण अनशन करेगा, मर भी जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को बनने नहीं देगा, ये भरोसा किया। लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी खुद देश को बांटने के लिए कितनी बड़ी साजिश कर रहा है और आमादा है। जब देश बढ़ गया तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के उस भरोसे को तोड़ा, विश्वासघात किया, हमारे देश
देशवासियों के साथ, इतने बड़े देश विश्वासघाती को इन गद्दार नेहरू आदि की मंडली ने राष्ट्रपिता बनवाया और कहा कि ये जिसकी वजह से 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, उसको सब कह रहे हैं कि ये अहिंसा के पुजारी हैं। और जो झूठ जिसने विश्वासघात किया तो उसको कह रहे हैं कि ये सत्य का पुजारी है। देखिए ना, तो कितना बड़ा अभिशाप जो है ये अभी भी चल रहा है। उसी अभिशाप को ये बीजेपी भी ढो रही है। अब बीजेपी की, मोदी जी की दोगलापंथी जरा देखिए। ये सारी बातें बीजेपी के लोग भी जानते होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ कि सारी बातें हमको ही पता है। मैं अपने पास तो साधन की भी कमी है, उनके पास तो तमाम विद्वान बैठे हैं, तमाम लाइब्रेरी है, तमाम एक से एक जो है वो प्रोफेसर, लेक्चरर और शोधकर्ता सब उनके पास होंगे विद्वान, तो उनको भी पता होगा। उनको भी पता है कि ये सारी जो है इस तरह से जो त्रासदी है इस देश के साथ, उसके जड़ में है गद्दार मोहनदास करमचंद, गद्दार वो जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो विभीषिका दिवस मना रहे हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, उनके जो है भारत के खिलाफ किए गए करतूतों के पाप को ढकेंगे ये बीजेपी वाले। ये है दोगलापंथी से भी अधिक ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। श्री मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में उनका आदर है, क्योंकि हमको इस देश का नागरिक होने के नाते हमको जो है संवैधानिक पद की इज्जत करना है, सम्मान करना है। लेकिन मोदी जी व्यक्ति के रूप में ये गद्दारी कर रहे हैं। इतने बड़े मैंने नाम तो ले रहे हैं कि विभाजन विभीषिका 14 अगस्त को, लेकिन उस विभाजन यानी विभीषिका का मुख्य अपराधी कौन है? अपराधी को बचा रहे हैं, अपराधी का नाम बेनकाब न हो, ये साजिश कर रहे हैं। ये दोगलापंथी बल्कि सबसे बड़ी गद्दारी है ये बीजेपी वालों की और मोदी जी। देश ये देखे तो, और यही नहीं, इनकी हर वक्त जो है इनकी गद्दारी रहती है। देखिए वो तमाम टीवी चैनलों पर, और इस नेहरू की वो तो जो देश बांटा ही, और उसके पहले इसी नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1942 के आसपास, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो रहा था, वो रूसी शासकों से मिलकर के रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में बने हुए किसी जेल में निर्मम यातनाएं दे करके हमारे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि और हमारे दिलों में आज भी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के रूप में सबसे बड़े आदर्श के रूप में आज भी जीवंत हैं, ज्वलंत हैं और धधक रहे हैं। उसको ये गद्दार नेहरू जो है उनको निर्मम यातना देकर के मरवाया। और उसके बाद क्या साजिश की, ये भी जान लीजिए। एक झूठी कहानी बनवाई कि नेताजी, और क्यों कहानी बनवाई? क्योंकि लोगों का ध्यान इस घिनौनी साजिश की ओर लोगों का ध्यान न जाए, तो एक दूसरी कहानी बनवाई कि नेताजी वो जापान या टोक्यो से हवाई जहाज से आ रहे थे भारत के लिए या अंडमान निकोबार के लिए, तो उनका जहाज जो है ताइवान या फार्मूसा भी कहते हैं उसको, वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह की एक झूठी कहानी है। इस झूठी कहानी पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शाहनवाज के द्वारा ठप्पा लगवाया।
ताकि लोग इसको सही माने। और इसी से संतोष नहीं हुआ, उसकी बेटी वो भी बहुत बड़ी गद्दार है इस देश की। इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है वो इंदिरा गांधी। उसने फिर वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस खोसला के द्वारा फिर उसी कहानी पर कि नेताजी की मृत्यु जो है वो विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन सौभाग्य मानिए कि एनडीए सरकार के दौरान किसी ने याचिका लगाई पटना हाई कोर्ट में कि अभी भी देश को इस बात का संतोष नहीं है कि वाकई में जो इस तरह की बात कही गई है कि उनकी मृत्यु जो है वो विमान दुर्घटना में हुई। तो उस पटना हाई कोर्ट ने एनडीए सरकार को, उसमें वाजपेयी महोदय थे प्रधानमंत्री, पटना हाई कोर्ट ने एनडीए सरकार को आदेश दिया कि भाई फिर से एक जो है जांच कमीशन बिठाइए। मुखर्जी साहब थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, और उन्होंने वो पूरा और काफ़ी शायद दो साल से ऊपर समय उन्होंने लगाया। उन्होंने ये अपना कंक्लूड किया, सारांश दिया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई है, यह सत्य नहीं है, सही नहीं है। तब जाकर के देश काफ़ी राहत मिली, काफ़ी राहत मिली कि ये जो कहानी जो बनवाया था ये गद्दार नेहरू, वो एक साजिश थी कहानी बनवाने की। लेकिन अभी भी नेताजी की मृत्यु कैसे हुई ये आधिकारिक रूप से इस देश को जानना बाकी है, जो कि मोदी जी करने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये गद्दार नेहरू जो इनका चाहता आदर्श है। देखिए मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हैं और देश के गद्दार इनके आदर्श बने हुए हैं। तो पहचान लीजिए कि कैसे ये राष्ट्रवादी हैं। तो मोदी जी के चहते जो है गद्दार माने जवाहरलाल नेहरू बेनकाम न हो जाए, इसलिए आगे वो याद भी नहीं कराएंगे कि वाकई में हमारे परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इनकी हर जगह 7 साल में इनकी दोगलापंथी और देश के साथ गद्दारी ही साबित हो रही है। जानते होंगे कि जब ये नेहरू जो है अपने परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवा लिया, नेताजी के परिवार पर जब तक जिंदा रहा ये गद्दार वो नेहरू उनके परिवार पर जासूसी करवाता रहा। और यही नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके एक ऐसा खतरनाक दस्तावेज बनवाया जिसमें हमारे वो जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया। उसमें ये देखिए गद्दारी इसकी नेहरू की। पूरा देश को जानना चाहिए कि ये नेहरू वो कितना बड़ा गद्दार था, कितना बड़ा गद्दार था। हमारे उस परमादरणीय और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने वाला दस्तावेज बनवाया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर के। और उसमें यह व्यवस्था भी दी गई कि यदि भारत में यदि पाए जाएं, भारत सरकार उनको पकड़ करके ब्रिटेन के हवाले करे। इसकी गद्दारियों को देश को जानना चाहिए। बस दुख बस यही होता है कि इस गद्दार को हमारे देश के लोगों ने वो क्यों वोट किया। और ये सब देखिए, ये सब अपने सारे पापों को ढकने के लिए एक पूरी फौज, किसकी, बुद्धिजीवियों की, इंटेलेक्चुअल्स की एक फौज खड़ी की इनके सारे पापों को ढकने के लिए। आज भी देखते होंगे यूट्यूब पर ये राहुल गांधी कितना बड़ा अभिशापक और कितना बड़ा गद्दार है इस देश का। उसकी एक बात को न कह करके वो कैसे सत्ता में वापस आए, ये साजिश पूरी चल रही है पत्रकारों की।
हालांकि ये बराबर भारतीय जनता दल का रहा है कि उन सारे पत्रकारों को मोदी जी इतनी कृपा कर दीजिए देश पर, इन सारे पत्रकारों वो ये उनकी गतिविधि को रोका ना गया तो इस देश को इस एनार्की में, इस अराजकता में झोंक देंगे जहाँ से लौट पाना मुश्किल होगा। और देखिए ये विषय जो है थोड़ा भटक न जाए, लेकिन उन पत्रकारों का नाम बोला गया था, आशुतोष है उसमें सबसे आगे, और सौरभ द्विवेदी, मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, अंशुमान तिवारी और ये शरद प्रधान, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े और छोटा मोटा जो है वो अनिल सिन्हा, सतीश के सिंह, हरजिंदर और विनोद शर्मा, प्रभु चावला, अभिषेक शर्मा, ये अभी भी माहौल बना रहे हैं उस गद्दार, वो गद्दारी नहीं है, वो राहुल गांधी, वो इस देश का दुश्मन गद्दार तो है ही, इस देश का सबसे बड़ा डकैत भी है, बहुत पैसा लूटा है उसने, और रायबरेली गेस्ट हाउस कांड का वो बलात्कारी है और ड्रग स्मगलर है, उसको ये सत्ता में वापस लाने की साजिश ये पत्रकार गिरोह कर रहा है, ये जर्नलिस्टों का गिरोह गैंग ये कर रहा है। तो उसी प्रकार ये इस गद्दार नेहरू ने अपने सारे पापों को ढकने के लिए एक यानी बुद्धिजीवियों की, यानी जो मैंने या बौद्धिक वर्ग की एक फौज बनाई, मीडिया की एक फौज बनाई। तो कहना मैंने वो अतिशयोक्त नहीं होगा कि ये बुद्धिजीवियों का या बौद्धिक वर्ग का या मीडिया का गिरोह जो है जो इसके पापों को ढकता रहा, वो भी इस देश के बड़े खतरनाक गद्दार हैं। जैसे ये विनोद शर्मा और उसका वो हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे ये पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ये सब के सब। द हिंदू तो खैर कम्युनिस्टों का पेपर है ही, द हिंदू के विषय में तो बताया गया कि ये चीन की बातों को बड़ी प्रमुखता से छापता रहता है, चीन के विषय में, उसके अच्छाई के विषय में माने बड़ी सफाई से पेश करता है। और सिविल सर्विसेज जिससे लोग IAS बनते हैं, उसके जो जितने भी महत्वाकांक्षी कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनका सबसे चहेता पेपर होता है। वो अच्छी सामग्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस पर बड़े अच्छे मटेरियल लाता रहता है, उसका कोई दिन भी फिक्स। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का बड़े चाहते पेपर, बताइए वो मानसिकता भर देता है इनके दिमाग में, और वही सब घुसे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो मैंने बताया था ये विषय थोड़ा सा बहुत लंबा है कि ब्यूरोक्रेसी इसीलिए इस देश के लिए एक एसेट, एक संपदा बनने के बजाय वो अभिशाप बन गई है। देश को कष्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारा कुछ जो है भारतीय जनता दल को चिंता बस अपनी आवाम से है, अपने मुल्क से है, और उसी दृष्टिकोण से ये सारी बातें अपने आवाम को बताता रहता है और उनसे निवेदन करता रहता है कि इसकी निजात का अब बस एक ही मात्र वो रास्ता बचा है कि आप इन ताकतों, और वो हथियार आपके पास, वो अमोघ अस्त्र है मताधिकार का, उसको जाया मत करिए, उसको बर्बाद मत करिए, इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए बिल्कुल मन में ठानिए। और सबको, बीजेपी वालों को भी, मैंने बीजेपी को, अब बीजेपी देखिए इनका गुमान 7वें आसमान पर, हालांकि ये बातें पहुंची होंगी कि भारतीय जनता दल उनकी गद्दारियों की करतूतों को उजागर कर रहा है, ये पता उनको चलता होगा, लेकिन गुमान, क्योंकि सत्ता पर वो काबिज हैं, सिस्टम पर काबिज हैं, संसाधनों पर काबिज हैं, तो उनका गुमान जो है वो 7वें आसमान पर है। तो उस 7वें आसमान से उतारने की ताकत आप में है कि वो नीचे भी आ सकते हैं। तो और भी चीज़ें इसी संबंध में बताने की हैं। तो इनको नस्ल में नाबूद करने, यानी इससे कम ये
मतलब नस्ल नाबूद करने से कम जो है आपको मन में नहीं ठानना है, बिल्कुल नस्ल नाबूद करना ही करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।